नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। आप सबसे पहले आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यात्राएं जो हैं वो लगातार चल रही थी। कार्यक्रम से पहले भी मुझे कुछ फीडबैक दिया गया है मीडिया के बारे में कि मीडिया ऐसा होता है, मीडिया वैसा होता है। पूरी आज़ादी है मीडिया की, आप जितनी चाहें आलोचना करें और करनी भी चाहिए किसी स्वस्थ प्रजातंत्र में, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आलोचना करने से पहले किसकी कब और किन परिस्थितियों में आलोचना हो रही है उसको पिन पॉइंट बहुत करना जरूरी है। अब हम, आपको पता है, कुछ समय पहले अपनी अपनी रूपरेखा सर्वे के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। आखिरी के दो बड़े चुनाव के हिस्सों में यूपी और बिहार, यानी कि यूपी का वो हिस्सा जिसे हम ईस्टर्न यूपी कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो उसके कुछ अहम सीटें हैं, और बिहार का वो हिस्सा जहां पर कुछ और सीटें बाकी हैं। कहा जाता है अभी भी ये सबसे बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि इसलिए वहां पर एक तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस का रिसर्जेंस हो रहा है, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति हो रही है पहले की परिस्थितियों में, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। क्योंकि पहले के जो पूर्वानुमान थे वो सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी और पहले से यकीनन कहीं ज़्यादा बेहतर तस्वीर बता रहे थे। ये बड़ा अहम हिस्सा है, अहम चरण है इस चुनाव का। मैं आपको तजुर्बे के आधार पर यह भी बता सकता हूं कि एक समय था जब आपको सर्वेस करने की चुनाव के दौरान अनुमति थी, इजाज़त थी, और हमने कई बार देखा है कि कुछ हिस्सों में चुनाव होने के बाद कुछ हिस्सों से चुनाव बदल जाता था। जो जीतता हुआ नजर आता था वो उसके बाद वो चुनाव हार जाता था। इसीलिए ये जो चरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के अपने मेहमानों से आपको मिलाऊंगा और प्रश्न हमारा यही होगा कि क्या स्थिति है, कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसी लालू यादव के बिहार में कदम बढ़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी, क्या बहुजन समाज पार्टी जो है वो रोकेगी। हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पूर्वांचल के इलाके में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कांग्रेस के हिसाब से, तो इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं। विवेक बंसल साहब हमारे साथ हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने उस पूरे खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके का इन्होंने दौरा किया था, इनसे हमारी बातचीत हुई थी उस समय में। हमारे साथ सुदीन भदौरिया साहब हैं बहुजन समाज पार्टी से। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जो कि JNU से जुड़े हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आपने कई बार इनको देखा होगा मेरे कार्यक्रम में। अजय आलोक हैं जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजय आलोक साहब के अलावा दिल्ली से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हैं डॉक्टर मनोज झा जो कि स्पोक्स पर्सन हैं RJD के, और अजय आलोक साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं और स्पोक्स पर्सन हैं जनता दल यूनाइटेड के। गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि लखनऊ से हैं, जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यूपी और बिहार की बची हुई तस्वीर हम देखने की कोशिश करेंगे। उर्मिला जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। बहुत अहमियत रखता है, जैसे मैंने कहा कि अब तो सर्विस की उपलब्धता नहीं, लेकिन हम अतीत में ऐसा जानते हैं कि जो चुनाव कहीं से शुरू हो उसका अंत कहीं पर हो सकता है। क्या हम इस स्टेज में खड़े हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान शुरुआती दौर में जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की गई थी, एक आप कह सकते हैं कि उसका एक बड़ा उपकरण या औजार मीडिया भी था। मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, उसमें हम किसी एक या दो घराने की बात नहीं कर रहे हैं, और आमतौर पे जो भारत का एक कारपोरेट है, हमारे देश का जो औद्योगिक घराने हैं बड़े, उनकी तरफ से एक जो हाइप क्रिएट की गई थी, ऐसा लगा कि देश में कोई खास ढंग की लहर चल रही है। लेकिन जब स्पॉट्स पे हम लोग जाने लगे, आप भी गए होंगे, हम भी गए होंगे, तो हमने खासकर हिंदी हार्टलैंड में देखा जहां सबसे अधिक लहर बताई जा रही थी। तो हमने देखा कि भाई बार बार हम देखते थे कि लहर किधर है, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति की लहर नहीं देख पा रहे थे, एक रंग का लहर नहीं देख पा रहे थे, एक ध्वज की लहर नहीं देख पा रहे थे। मैं जहां भी देख रहा था, खासकर जिन इलाकों में मैं
गया वही पुरानी जात बिरादरी की बातें, वही सामाजिक समीकरणों को कैसे ठीक किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिनकी लहर की बात की गई थी उनकी कुछ एक इलाकों में बढ़त है, लेकिन उस बढ़त के जो कारण है सामाजिक और राजनीतिक कारण है। कोई ऐसी लहर नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ये पैदा हो गई 77 की तरह, 84 की तरह, वैसी ये लहर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो 120 सीटें हैं उत्तर प्रदेश और अगर बिहार की आप बात देखें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफा 22 सीटें मिली थी, 12 बिहार में और 10 उत्तर प्रदेश में, अगर मैं सही हूं तो अगर इसमें अगर आप देखें तो निश्चित रूप से इजाफा हो रहा है। अमिताभ सिन्हा कहते हैं सबसे क्रूशल अब आप लोगों के लिए ये चरण है दोनों चुनाव के। उर्मिलेश जी ने जो बात की मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले ये लोग शैडो बीटिंग की भी कोई सबसे पहले नाम लेने में परहेज कि क्या कॉरपोरेट घरानों ने और किसने किसके लिए काम किया। मैं तो खुल के बोलना चाहता हूं और मैं चुनौती देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि खुल के बात करिए ना। कॉरपोरेट घराने ने यदि किसी का समर्थन किया, मान लिया किया, तो क्या वो आपराधिक घराने हैं? यदि उन्होंने समर्थन किया, क्यों किया? जब सत्ता पक्ष जिसके पास पूरी पावर होती है, यदि उसने औद्योगिक घरानों की कोई मदद नहीं की होगी या उनका नुकसान पहुंचाया होगा, देश की अर्थव्यवस्था कबाड़ में गई होगी, क्या उसकी वजह से ये मजबूर नहीं हुए कॉर्पोरेट घराने किसी एक व्यक्ति को या एक पार्टी को मदद करने के लिए? इस तरह के जो ये तथाकथित पुराने जो कम्युनिस्ट समाजवादी पैटर्न है ना, उससे अब बाज आए लोग, क्योंकि देश अब आगे बढ़ चुका है। नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपको कहना चाहता हूं अभियान जी, उर्मिलेश जी ने जो कहा है मैं उसको सिरे से नकारता हूं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो एक ऐतिहासिक, मैं दोबारा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऐतिहासिक चुनाव है अभियान। और इस चुनाव में ये जो अध्यक्षीय परंपरा की जो चुनाव होते हैं ना, जो जैसे हमारे यहाँ तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो एक व्यक्ति का चुनाव होता है, ये एक व्यक्ति का चुनाव भी नहीं है, ये एक तरह का ये रेफरेंडम है कि तुमको मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए भारतीय जनमानस एक ऐसा जनमानस है जो सगुण ब्रह्म की उपासना करना पसंद करता है। हाँ। एक मूर्ति की और एक चेहरा जो होता है वो सिंबल होता है। वो एक भारतीय जनता पार्टी ने चुना है नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। हाँ। इसलिए यदि नरेंद्र मोदी के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और पूरा, आज तो मैं मानता हूं कि देश यदि उसको अपना विकल्प मान रहा है, तो इसमें कहीं कोई कोताही, कोई बुराई है नहीं। ठीक है, चलिए आपने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। कांग्रेस की स्थिति बड़ी अच्छी रही थी पिछले लोकसभा में, खासतौर पर पूर्वांचल में। इस बार इनका क्या होगा, इनका तो बड़ा इम्तिहान है वो, लेकिन कांग्रेस का फीडबैक कोई अच्छा कतई भी नहीं आता उस इलाके से, क्यों? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जहां तक आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल में फीडबैक बहुत अच्छा नहीं या सीट हमें बहुत मिली थी, ये भी एक, जब हम 2009 के चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि वहां से हम लोगों को अच्छी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा मिली थी। आज हमारी अपेक्षाएं कहीं ज़्यादा हैं। आज पहले हमारे पास बार था कि साहब हम 10 सीटों से हमें ऊपर लेना था, तो उसके तुलना में हमें ज़्यादा लगते थे। पर लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो चुनाव है इस समय बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव नहीं है, पर लेकिन जो हमारे लोग, जो हमारे प्रत्याशी उस क्षेत्र में लड़ रहे हैं, वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और तो शायद मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बार भी जो चुनावी परिणाम उधर उस क्षेत्र में देखने को, या पूरे उत्तर प्रदेश या बिहार को जब हम के परिप्रेक्ष्य को लेंगे, तो वो परिणाम चकाचौंध करने वाले होंगे। मतलब जो पूर्वांचल में आपको पहले सीटें हासिल हुई थी उतनी आप रिटेन कर लेंगे? रिटेन नहीं, हम तो उससे ज्यादा, हमारा लक्ष्य, हमारा उससे ज्यादा लक्ष्य है। हाँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें हमें सफलता मिलेगी। सुदीन जी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, इस बार अभी तक जो बातें, खबरें अखबार में, संपादकीय जो लिखे गए हैं, उसमें वो ताकत से नहीं नजर आ रही है जिससे किसी बीएसपी को, मायावती की पार्टी को नजर आना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पहले मैं एक चीज बतला दूं, जितने भी चुनाव सर्वेक्षण होते हैं, बहुजन समाज पार्टी को सन 1990-91 से लेके आज तक के सारे चुनाव सर्वेक्षण आपकी आर्काइव्स में होंगे, आप उठा के देख लीजिए। कभी भी बहुजन समाज पार्टी को कभी भी ज्यादा सीटों में और परसेंटेज ऑफ वोट में कभी नहीं आंकते हैं। वो पिछले चुनाव में भी हम लोगों को दूसरे नंबर पे छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे नंबर पे रख रहे थे और 20-21% वोट हम लोगों को पिछले चुनाव में भी दे रहे थे। जब चुनाव के परिणाम आए, बीजेपी के लोगों को दिखाया जा रहा था इनको 24-25% वोट मिलेगा, तो इनको वोट मिला 14% और कांग्रेस को वोट मिला 11%। इन दोनों पार्टियों का भी हम वोट जोड़ लें तो 25% होता है और हमें इनसे ज्यादा, दोनों पार्टियों से ज्यादा वोट मिला।
मैं अब ये इस बात को इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को हाशिए पे ले जाके रख दिया है। इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे आजादी के बाद कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। मैं केवल मुजफ्फरनगर कांड की बात नहीं करना चाह रहा हूं, 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। विवेक जी, क्या स्थिति है इस वक्त आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में खासतौर पे? जब आप भावनात्मक मुद्दे लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे और जुमले लेकर के अपना प्रचार शुरू करते हैं और जिस भव्यता से शुरू करते हैं उससे सचमुच व्यक्ति उद्वेलित होता है, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो बहुत दिनों तक हाई पिच पर नहीं रहती। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप देखिए कि बड़े बड़े जुमले थे, विकास का मुद्दा था, लेकिन आज मां, बेटा, दामाद, बहू, सास, ऐसे लग रहा है कि नानी के घर जा रहे। ये जो तू मैं का जो शुरू हो गया है, इससे ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि जो धरातल पे राजनीतिक पटल पर जो लड़ाई होनी चाहिए थी वो ऐसा लग रहा है कि घर के चौबारे की लड़ाई हो गई है। और इसलिए ये बात प्रमाणित होती है कि वो जो हाइप क्रिएट किया था आपने राजनीतिक धरातल पर, वो धराशायी हो गया है। तू मैं की गौरव भाटिया, मैं जानता हूं आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सुदीन्द्र भदौरिया जो कह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे पर निजी प्रहार करने की ये लड़ाई हो गई है। आप को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी बहुत ही सकारात्मक रूप से एक बदलाव लाएंगे और बहुत सीटें भाजपा को मिलेंगी। उस दौरान हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक आ रहा था, और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, वहां पे पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग पश्चिम में चाहे पूरब में जाए, चाहे मध्य में जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत पार्टी थी और उसी की जो है कंपटीशन दूसरी पार्टी से था। बाकी पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। और जहां तक कुछ जिलों की बात है, जब हम भी दौरा करने गए तो कई जिलों पे तो भाजपा का संगठन तक नहीं था, तो बड़ी मतलब परेशानी होती थी ये देख के कि क्यों कहा जा रहा है कि उनकी वेव है। और लोगों ने डेवलपमेंट की बात बहुत करी इस चुनाव में, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी करी। अगर इतनी मजबूत होती भाजपा तो क्यों उनके लीडर जो है सांप्रदायिक बात बीच में करने लगते, चाहे वो अमित शाह जी हो जब उन्होंने कहा कि बदले की बात करी, चाहे और बयान उमा भारती जी ने दिए। ये साफ दर्शाता है कि भाजपा के खुद वरिष्ठ नेता जानते हैं कि वो जमीन पे कहीं नहीं है। और जहां तक सुधीन्द्र भदौरिया जी कह रहे थे, तो मैं उनको केवल इतना याद दिलाना चाहूंगा कि किसी गरीब की रोटी लेके मूर्तियां नहीं बनी समाजवादी पार्टी में। जो हमने मैनिफेस्टो में कहा वो सारी बातें हमने पूरी करी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे बिहार की तरफ बदलती तस्वीर पे। प्रोफेसर विवेक कुमार जो कह रहे थे या उर्मिलेश जी जो कह रहे हैं या मैं आपसे जो कह रहा हूं, ये बातें बिल्कुल सत्य है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्थितियां बदलती हैं। इस मुल्क में तमाम ऐसा आकलन मौजूद है, आंकड़े मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग होता है वोटर का जो आखिरी समय पर किसको वोट डालना है उसका फैसला लेता है, और इसी वजह से ये चुनाव बदलते हैं। मैं वापस आ रहा हूं बिहार पर चर्चा करने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।